हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस, डिलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन में अंतर देखा था और वो होते क्या हैं एक्चुअल में वो पढ़ा था। उसके बाद हम मूव करने वाले थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इंटरमीडिएट्स का कि कितने टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं और पर्टिकुलरली वो कैसे बनते हैं, वो बने कैसे वो इंटरमीडिएट्स। ठीक है। बेसिक डेफिनेशन अगर मैं इंटरमीडिएट्स के बताऊं तो इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं, जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं और रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम हो जाते हैं, यानी हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। और क्या है, वो काफ़ी अनस्टेबल स्पीशीज़ होती हैं। हम सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि ये इंटरमीडिएट्स बनते कैसे हैं। उसी में आज हम पढ़ेंगे फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन के बीच का ही बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, यानी वो कोवलेंट बॉन्ड का ही पढ़ने वाले हैं हम सब कुछ। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो 2 तरह से टूट सकता है। कैसे कैसे? या तो ये होमोलिटिक फिजन करें, अब ये क्या होता है वो भी बताऊंगा, होमोलिटिक फिजन। और दूसरा तरीका होता है हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन। अब ये दोनों क्या होते हैं और क्या अंतर होता है? होमोलिटिक मतलब, होमो मतलब सेम और लिटिक मतलब टूटना। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेके जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेके जाएगा। तो टूटने के बाद बॉन्ड कैसा दिखेगा? कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हेट्रोलिटिक फिजन, कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं। हेट्रोलिटिक में क्या होता है, कोई एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा। सपोज करो ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया, तो टूटने के बाद बॉन्ड कैसा दिखेगा? अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और इस कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक नेगेटिव आएगा। बेसिकली हमने 2 टाइप के फिजन से 3 स्पीशीज़ तैयार कर ली। इस स्पीशीज़ का नाम होता है फ्री रेडिकल। इस स्पीशीज़ का नाम होता है कार्बोकैटायन। और इस स्पीशीज़ का नाम क्या होता है? कार्बो एनाइन। कार्बो क्योंकि कार्बन है और एनाइन है उसके ऊपर, इसलिए। अब इनके थोड़े से स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो जो फ्री रेडिकल होता है, कार्बन के जनरली कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है। 4 बॉन्ड का मतलब क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास एज इट इज़ रहना है, और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उन्होंने बॉन्ड बना रखा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है मान लो। तो स्ट्रक्चरल फीचर में क्या आएगा कि फ्री रेडिकल जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर और 2 इधर, इन 6 तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी फ्री रेडिकल हो गया, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल क्या, एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है। और ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अब आते हैं कार्बोकैटायन के ऊपर। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? कैटायन का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और तीनों ने बॉन्ड बना रखा है। तो एक कार्बन होगा, 3 बॉन्ड होंगे उसके, सपोज करो हाइड्रोजन के पास, और एक जो ऑर्बिटल होगी वो वैकेंट होगी, यानी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली ऑर्बिटल होगी, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4 और 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। अब आते हैं कार्बो एनाइन पे। कार्बो एनाइन मतलब कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, यानी
4 इलेक्ट्रॉन तो थे इस पे, अब एक एक्स्ट्रा आ गया है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कार्बन, यानी पहले इसने 4 बॉन्ड तो बना ही रखे हैं। यहाँ मतलब इसका मतलब ये है कि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, सॉरी 4 नहीं 3 बॉन्ड बनाएगा ये। और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या आएगा, इसके बाद देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक चौथा भी इलेक्ट्रॉन होगा, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसने नेगेटिव चार्ज बना दिया इस पर, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हो गई। अब ये डेफिशिएंट नहीं रहा, ये अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके ऑक्टेट में, 2 4 6 और 7 8, यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। तो ये हुआ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन। यानी अब इन जनरल में अगर आपको बताऊं, थोड़ा समराइज़ करूं, तो सिर्फ 2 ही तरह की फिजन प्रेजेंट हैं, या तो होमोलिटिक फिजन हो सकता है या हेट्रोलिटिक फिजन हो सकता है। और इन दोनों तरह के फिजन से हमें या तो फ्री रेडिकल मिलेगा, या कार्बोकैटायन मिलेगा, या कार्ब एनायन मिलेगा, ठीक है। ये 3 ही पॉसिबल हैं। तो क्या पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ 3 तरह की इंटरमीडिएट्स होते हैं? द आंसर इज़ नो। अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो तो एक कार्बीन भी होता है। थोड़ा और अगर आप एडवांस में जाओगे तो रेडिकल एनायन भी मिलता है, रेडिकल कैटायंस भी मिलते हैं। अब ये क्या है, अब क्योंकि बॉन्ड के तोड़ने के तरीके हमारे पास 2 ही हैं, बन 3 ही सकते हैं, तो ये कैसे बन गए, ये कार्बीन कैसे बन गया? और कार्बीन में भी 2 होती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये कैसे बन गया ये देखते हैं। सो ये जो कार्ब कैटायन है, कार्ब एनायन है और कार्बन फ्री रेडिकल है, ये क्या है, ये फंडामेंटल रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक। यानी ये बात सही है कि 2 तरह के फिजन से 3 ही बनेंगे, ये फंडामेंटल है। जो बाकी बचे हुए हैं वो इन्हीं से बन जाते हैं। इन्हीं से बन जाते हैं मतलब कैसे, वो देखते हैं। सो मैंने इधर ले लिया, मान लीजिए रेडिकल, ठीक है, ये रेडिकल है। रेडिकल मतलब इसका अगर थोड़ा इसको इस तरह बनाते हैं थोड़ा, कि रेडिकल में क्या होता है, जो पी ऑर्बिटल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ठीक है, फ्री रेडिकल। दूसरा इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटायन, उसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। कार्बोकैटायन क्या होता है, 3 बॉन्ड तो होते ही हैं, और उसकी जो पी ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा क्या होता था, कार्ब एनायन, यानी इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, कार्बोकैटायन, और ये है कार्ब एनायन, ठीक। सो अब देखते हैं कैसे बाकी के इंटरमीडिएट्स इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बन जा रहे हैं। सो जस्ट अज्यूम कीजिए कि लाइक इस कार्बन पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिटल में, इस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि एक ही कार्बन पे ये दोनों कंडीशन अगर हो जाएं, तो कैसा दिखेगा वो कार्बन, यानी इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो देखिए कार्बन बना तो 4 ही बॉन्ड सकता है, तो ठीक। अब मैं कह रहा हूँ एक इस कंडीशन को कंबाइन करने का, यानी 2 ऑर्बिटल्स तो आ जाएंगी, तो बचे कितने, 2, तो 2 बॉन्ड तो बने रहेंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये आ गई जिसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल ये आ गई जिस पे कुछ नहीं है। ये जो स्पीशी बनी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कार्बीन। कार्बीन भी ऐसी वैसी नहीं, सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, इसलिए सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बीन इस तरह से बना। अब कार्बन क्या चार्ज्ड होगी या न्यूट्रल होगी, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव पॉजिटिव को आपने फ्यूज़ कर दिया तो न्यूट्रल हो गया, तो ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशी है, ठीक है। इसी तरह अब बाकी दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये क्या है, फ्री रेडिकल है और ये क्या है, एनाइन है। तो
दोनों को अगर हम मिला दें तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचेंगे? दो बॉन्ड तो रहेंगे रहेंगे। अब 2 ऑर्बिटल और बनेंगी। एक ऑर्बिटल में क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी ऑर्बिटल पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? इन स्पीशीज़ को बोलते हैं हम रेडिकल एनाइन। देखिए रेडिकल इधर से आया था और एनाइन इधर से, तो इस स्पीशी को क्या बोलेंगे? रेडिकल एनाइन। तो क्या ये चार्ज्ड स्पीशी है? यस, ये चार्ज्ड स्पीशी है। ये चार्ज क्यों है? क्योंकि फ्री रेडिकल क्या है? न्यूट्रल होता है और ये चार्ज होता है। तो चार्ज और न्यूट्रल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट चार्ज ही आएगा। एक और चीज़, ये जो सिंगलेट कार्बिन थी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? 2 ये और ये जो 2 बॉन्ड बने हुए थे उनके बीच में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 तो पहले ही थे क्योंकि दो बॉन्ड बने हुए थे, एक्स्ट्रा कितने आ गए? 3, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। यानी एक ही कार्बन पे 2 ऑर्बिटल और आ जाएं तो पहली बात तो 2 बॉन्ड तो रहेंगे। तो एक तो ये ऑर्बिटल आ गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिटल आ गया जिसमें क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, सो ऐसी स्पीशी को क्या बोलते हैं? ऐसी स्पीशी को बोलते हैं रेडिकल कैटायन। ठीक है, क्या ये चार्ज्ड है? हाँ, क्योंकि ये न्यूट्रल थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, तो दोनों का फ्यूज़न, एक न्यूट्रल और पॉजिटिव का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो चार्ज नहीं निकलेगा, तो ये चार्ज स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखे थे और एक और आ गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ठीक है, सो इसकी हेल्प से मैंने आपको ये बताया कि कितने डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं इन 3 फंडामेंटल इंटरमीडिएट से। रेडिकल कैटायन बन सकता है, सिंगलेट कार्बिन बन सकता है, रेडिकल एनाइन बन सकता है। लेकिन एक सेकेंड, मैंने बोला सिंगलेट कार्बिन तो इनसे बन जाएगा, लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन कैसे बनता है वो देखते हैं। सो ये इंटरमीडिएट्स कैसे बनाए? हमने इनका फ्यूज़न करा के। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्री रेडिकल के साथ ही फ्यूज़न कर ले, कार्बोकेटाइन के साथ कर ले, कार्बोनाइन के साथ कर ले, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएंगी। अब क्या 3 और नए इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो देखते हैं। सो सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि कोई अगर चार्ज्ड स्पीशी है, यानी कार्बोनाइन या कार्बोकेटाइन, ये क्या है? एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एटलीस्ट एक न्यूट्रल स्पीशी होना चाहिए, या फिर उन दोनों, या फिर वो अपोजिट चार्ज के होने चाहिए। जैसे कि ये दोनों अपोजिट चार्ज थे तो इन्होंने कंबाइन कर लिया, ये दोनों एक चार्ज था एक न्यूट्रल था, कंबाइन कर लिया। लेकिन अगर दोनों ही चार्ज होते हैं, वो भी सेम चार्ज के, तो क्या रिपल्शंस की वजह से वो नहीं कर सकते। एक्चुअल में रिपल्शन भी नहीं, क्योंकि रिपल्शन तो 2 अगर अलग अलग चीज़ें हों तब होता है। बस आप ये समझिए कि सेम चार्ज की चीज़ें कंबाइन नहीं कर सकती। यानी अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो कार्बोकेटाइन प्लस कार्बोकेटाइन का अगर आप फ्यूज़न कराना चाहो, या फिर कार्बोनाइन प्लस कार्बोनाइन का फ्यूज़न कराना चाहो, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्री रेडिकल तो न्यूट्रल स्पीशी है, तो अगर हम एक फ्री रेडिकल प्लस दूसरे फ्री रेडिकल का अगर फ्यूज़न कराना चाहें तो ये पॉसिबल है। तो इससे बनेगा क्या वो देखते हैं। सो फ्री रेडिकल कैसा? ऐसा दिखता है, तो दूसरा फ्री रेडिकल भी ऐसे ही दिखेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन होगा अलग ऑर्बिटल में। तो इनकी फ्यूज़न से जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरह का दिखेगा? कि पहली बात तो उसमें भी 2 बॉन्ड ही रह जाएंगे, कार्बन होगा, 2 बॉन्ड होंगे, एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो स्पीशी बनी इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में क्या अंतर है? सिंगलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं, लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन में ये अलग अलग हो गए। तो ये होते हैं, ये इतने पॉसिबल नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट्स हैं। अब इसमें आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये जो रेडिकल कैटायन है ये वेरी रेयरली पाया जाता है। होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। फ्री रेडिकल खूब देखने को मिलते हैं, ये भी खूब देखने को मिलते हैं, ये भी खूब देखने को मिलते हैं, कार्बिन्स भी खूब देखने को मिलते हैं। रेडिकल अनायन भी अगर थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे, हाँ,
MSc या BSc में, तो ये भी आपको कई कई जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो रेडिकल कैटायन है वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि ये रेयर क्यों होता है और बाकी सब में ऐसा क्या है कि ये आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सो बेसिक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी केमिकल स्पीशी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ढूंढती है। अगर वो कहीं ना कहीं से स्टेबलाइज हो रही होगी तो वो एग्जिस्ट करेगी, अगर स्टेबलाइज नहीं हो रही होगी तो या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी या बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करेगी। तो क्योंकि ये रेयर है तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी आ रही है इन कंपैरिजन इन सब के। सो वही देखते हैं कि कोई भी अगर केमिकल स्पीशी है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। सो अगर कोई IIT JEE या फिर नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्या है, ये सब पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है। जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए है ये सब चीज़। सो आप लोग स्किप करके लास्ट में पहुंच सकते हैं जहां मैं आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन बताऊंगा जो कि रेजोनेंस से लिंक करेगा। सो अब मैं बताऊंगा अगर कोई भी केमिकल स्पीशी है वो कब एग्जिस्ट करेगी। सो कोई भी केमिकल स्पीशी सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसके पास इन 3 तरह के स्टेबलाइजेशन में से कोई एक स्टेबलाइजेशन हो। यानी और वो 3 तरह के स्टेबलाइजेशन क्या है? पहला स्टेबलाइजेशन फैक्टर होता है अगर वो स्पीशी इलेक्ट्रिकली स्टेबलाइज्ड हो, स्टेबलाइज्ड। दूसरा क्या है? अगर वो स्टेरिकली स्टेबलाइज्ड हो, स्टेरिकली स्टेबलाइज्ड। तीसरा तरीका क्या है? अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज्ड हो, स्टेबलाइज्ड। अगर कोई स्पीशी इन तीनों में से कोई एक स्टेबिलिटी जिसके पास होती है तो उसके चांसेस होते हैं एग्जिस्ट करने के। अब इन तीनों में भी सबसे मेजर फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रिकली स्टेबलाइज होना, देन स्टेरिकली, सबसे लास्ट में आता है इलेक्ट्रॉनिकल फैक्टर। सो ये जो इलेक्ट्रिकली स्टेबलाइज्ड फैक्टर है ये क्या है? ये कम्प्लीटली बेस्ड होता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इन शॉर्ट आप समझिए कि कोई स्पीशी चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, उस चीज़ पे ये बेस होता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो स्टेरिकली स्टेबलाइज चीज़ है ये कम्प्लीटली बेस्ड होता है बेस्ड ऑन स्टेरिक रिपल्शन मिनिमाइजेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्पीशी है कार्बन, उस पर अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, काफ़ी स्टेरिकली स्टेबलाइज्ड है, अगर ये इसको ऐसे बोलेंगे। सो क्या है? ये दूसरा फैक्टर है। यानी अगर एग्जांपल के लिए अगर ये फ्री रेडिकल है, अगर इसको स्टेबलाइज्ड होना है तो इसके आसपास के जो ग्रुप हैं वो काफ़ी क्राउडेड और बड़े बड़े होने चाहिए, जिससे वो क्या है बाकी इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन ना कर पाएँ, तो ये स्टेबलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये होता है स्टेरिकल स्टेबलाइजेशन। तीसरा स्टेबलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइजेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के ऊपर। ठीक। सो इसी में सब ये जो आप पढ़ते हो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, सब कुछ इसके अंदर आता है। सो एक जनरल ऑर्डर क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिकली स्टेबलाइज चेक करते हैं, देन दिस। तो ये किसी भी केमिकल स्पीशी के लिए, ठीक है। ये मैं पर्टिकुलरली कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या इंटरमीडिएट्स की बात नहीं कर रहा। कोई भी अगर केमिकल स्पीशी है, अगर ये उसके पास स्टेबिलिटी फैक्टर्स होंगे तभी वो एग्जिस्ट करेगी। अब देखते हैं जो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं वो इनसे कैसे लिंक करते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई रेडिकल कैटाइन इज रेयर। रेडिकल कैटाइन क्यों रेयर होता है? रेयर होता है इसका मतलब वो अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल है मतलब इसके पास जो रेडिकल कैटाइन है एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरमीडिएट्स, इनमें से कुछ ना कुछ कमी होगी। तो वही देखते हैं कैसे।
टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने देखा था ये पॉसिबल इंटरमीडिएट्स हैं, जो 7 इंटरमीडिएट्स पॉसिबल हैं। कैटायन, कार्बोकैटायन, ये कैटायन नहीं कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, रेडिकल एनाइन एंड रेडिकल कैटायन। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों। अभी इसमें हमने स्टेरिक फैक्टर क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि अभी हमने क्या है उसके आसपास कोई ग्रुप नहीं लगाए हैं, हम ग्रुप के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, तो स्टेरिकली इसमें हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। हम मेन चीज़ हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। सो इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स में मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, यानी वो न्यूट्रल है या चार्ज्ड है। कैटायन हमें पता है चार्ज्ड होता है, एनाइन चार्ज होता है, फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, सिंगलेट कार्बिन भी न्यूट्रल होता है और ट्रिपलेट भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, रेडिकल एनाइन चार्ज्ड स्पीशीज है, रेडिकल कैटायन चार्ज्ड स्पीशीज है। सो अगर सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल की सुने तो ये बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये बाकी करें या ना करें एग्जिस्ट, ये जो 3 हैं ये तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल हैं। सो इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग क्या आंसर निकलता है कि फ्री रेडिकल और दोनों कार्बिन्स, तो मैं कार्बिन्स ही लिख दे रहा हूँ, सिंगलेट भी और ट्रिपलेट भी, दोनों कार्बिन एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिकल फैक्टर में क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बेस्ड पे। सो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ ये डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट को मैं डी से लिख रहा हूँ, ये डेफिशिएंट है। एनाइन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, डेफिशिएंट नहीं होता, तो रिच को मैं आर से लिख रहा हूँ। फ्री रेडिकल डेफिशिएंट है, सिंगलेट कार्बिन ये भी डेफिशिएंट है, ट्रिपलेट कार्बिन ये भी डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि कैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रिच है। फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टिल ये लाइक डेफिशिएंट है। सिंगलेट कार्बिन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपलेट कार्बिन में 6 इलेक्ट्रॉन है। रेडिकल एनाइन में कितने थे, ये रेडिकल एनाइन रिच स्पीशी था, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन थे। और रेडिकल कैटायन में ये डेफिशिएंट स्पीशी था, सॉरी ये डेफिशिएंट है, एक सेकेंड। सो हाँ ये रिच नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो डेफिशिएंट होगा। रेडिकल कैटायन डेफिशिएंट है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की सुने तो वो बोलेगा कि जो भी न्यूट्रल या फिर ऑक्टेट के ज़्यादा करीब है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन हाँ डेफिशिएंट है, लेकिन माइल्ड डेफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं है, तो ये करना चाहिए। और रेडिकल एनाइन ये करना चाहिए क्योंकि ये भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो यानी जो न्यूट्रल भी हुआ और अपना जो है ऑक्टेट जिसका लाइक 8 इलेक्ट्रॉन के पास भी हुआ, वो तो 100% करेगा ही करेगा एग्जिस्ट। यानी क्या कैटायन करेगी स्पीशीज, या क्योंकि चार्ज्ड है और डेफिशिएंट है, ठीक है, एनाइन चार्ज्ड है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये करेगी ही करेगी। फ्री रेडिकल न्यूट्रल है और साथ में डेफिशिएंट है लेकिन माइल्ड है, तो ये भी करेगा। सिंगलेट कार्बन या ट्रिपलेट कार्बन दोनों न्यूट्रल हैं और दोनों ही डेफिशिएंट है, बट उतने डेफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये दोनों भी करेंगे। रेडिकल एनाइन चार्ज्ड है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो कि 8 के करीब है, तो ये करेगा। लेकिन अगर हम रेडिकल कैटायन पे आएँ तो ये चार्ज भी है और ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इसमें 6 नहीं, इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हाईली डेफिशिएंट स्पीशी है। इस वजह से ये क्या रेयर होती है काफ़ी, ठीक है। सो इसका आपको आंसर मिला कि रेडिकल कैटायंस क्यों रेयर होते हैं बाकी और के कंपैरिजन्स में। अब एक छोटा सा सवाल, हम जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो क्या है, रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं और रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम हो जाते हैं। सो क्या इनमें से कोई ऐसी इंटरमीडिएट है, कोई ऐसी स्पीशी है जिसको आइसोलेट करना मुमकिन हो, मतलब जो रिएक्शन के दौरान बने तो सही लेकिन उसको हम खर्च ना होने दें, उसको हम कंज्यूम ना होने दें,
क्या ऐसा पॉसिबल है? तो क्या इस बिल्कुल पॉसिबल है। तो कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट है जो कि जिसको आइसोलेट करना आसान है या फिर जिसको आइसोलेट एटलीस्ट किया जा सकता है, चांसेस हैं, तो वही होगा जिनमें क्या दोनों ही स्टेबलाइजेशन होगा। सो मैंने जैसे कि बताया, सबसे पहली प्रायोरिटी देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन, यानी जो इंटरमीडिएट होगा वो इन तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि तीनों ही न्यूट्रल हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग क्या है, जो कि 8 के ज़्यादा करीब होगा वो उसको आइसोलेट करना आसान है, यानी फ्री रेडिकल ही एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा इंटरमीडिएट बोला जाए जिसको आइसोलेट करना आसान हो या चांसेस हों, तो वो कौन सा इंटरमीडिएट है? फ्री रेडिकल। ठीक है। सो इंटरमीडिएट्स के बारे में जो आपको जानना था मोर देन इनफ है। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे रेजोनेंस को। अब वो कैसे, उससे भी पहले एक छोटी सी चीज़ पढ़नी है हमें, वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। सो इसमें एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो पर्टिकुलरली अगर लोअर क्लासेस की बात करूँ तो सिर्फ कैटायन, एनायन और रेडिकल्स ही इम्पोर्टेंट हैं, फ्री रेडिकल्स ये ऊपर के तीन ओनली। सो जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे उनमें इन तीनों का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। सो अब पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। सो जो भी जेई नीट वाले अगर बच्चे हैं तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले का नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। सो बेसिकली रेजोनेंस का काम क्या होता है, अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया हो तो रेजोनेंस वो एक चीज़, एक टूल है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन को दिखाता है, यानी उसकी डायरेक्शन को बताता है। यानी इसमें क्या है, हम विद इन द मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन किस तरफ डीलोकलाइज हो रहे हैं वो बताता है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊँ तो जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है, यहाँ एनाइन है। सो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का मतलब ये है, यहाँ डायरेक्शन का मतलब कि ये पाई बॉन्ड इधर आएगा या फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आएगा। इसका मतलब अब दूसरे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊँ, जैसे कि यहाँ कैटायन है मान लो, ठीक है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर या फिर ये जो पाई बॉन्ड है वो आएगा इधर। डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेंगे, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से डीलोकलाइज करेंगे या यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। यानी एरो का मूवमेंट किधर होगा। सबसे बड़ी चीज़ ऑर्गेनिक में है एरो मूवमेंट। अगर आपको ये एरो का मूवमेंट करना आ गया तो मैं ये लिख के देता हूँ, आपको एटलीस्ट जीओसी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और रिएक्शन मैकेनिज़म्स जो होते हैं उसमें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एरो मूवमेंट को सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको सीखने के लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। यानी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो वहाँ से मूव करेंगे किस तरफ, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। सो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किस किस तरह से हो सकते हैं, या तो आपके पास लोन पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, या पाई बॉन्ड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो, और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो अगर किसी पे, तो किस डायरेक्शन में ये फ्लो होंगे। सो अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंस होता है ये नेगेटिव। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेंस है, यानी नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब नेगेटिव चार्ज ही मूव करेगा, अब वो कहीं भी करे, ठीक है। लोन पेयर उससे कम होता है, तो ये ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, देन लोन पेयर, देन पाई बॉन्ड, देन फ्री रेडिकल, देन पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज तो कभी मूव नहीं करेगा, ये याद रखना। यानी अगर आपने ऐसा दिखा दिया कि पॉजिटिव चार्ज है और आपने ऐसे एरो दिखा दिया
तो वो तो बहुत ही गलत माना जाएगा, ये तो कभी नहीं करना है। सो अगर आप ये सीख गए तो अब बहुत आसान है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए उनकी स्टेबिलिटी के बारे में चर्चाएं होंगी। सो आई होप इस लेक्चर में आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी और काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।